कांग्रेस में नेता नीति और नियत को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों? लेकिन गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही कि भाई आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स तो कर ही नहीं रहे। दीपक जी देखिए, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, पापी आप हो, टीएमसी हो, इनको जवाब जनता देगी और ऐसा देगी कि आप देखिएगा, ये लोग आपको 1 साल तक कम से कम चैनल पे डिबेट के लिए भी नहीं आएंगे। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं 370 पार करेगी भाजपा, एनडीए 400 पार करेगा। अगर आप इन लोगों के पास चले जाएं और ये इधर उधर की बात ना करें तो ये सीटें बताने लायक नहीं है कितनी इनकी आ रही हैं, क्योंकि अंदर से इनको पता है इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन स्मृति जी को मैंने सुना, और स्मृति जी वो आदर्श नेत्री हैं जिन्होंने दिखाया कि कामदार क्या होता है। नामदार वर्सेस कामदार, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात उठाई थी। मैं इतना ही कहूँगा, देखिए, विरासत में आपको गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। मेहनत आपको करना कोई नहीं सिखा सकता, आपका उपनाम चाहे कोई कुछ भी हो। राहुल गांधी को उनकी एक मजबूत गढ़ वाली सीट मिली और वो अमेठी हार गए, और स्मृति ईरानी जी अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली और उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहले बात करते, क्या हैसियत है? सोनिया गांधी जी डर के भाग गई क्योंकि जनता का जवाब नहीं दे सकती थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। और अशोक चौहान अभी कांग्रेस छोड़ के गए। जहां जहां भारत तोड़ो अन्याय यात्रा गई, वहां वहां बंटाधार हुआ कांग्रेस पार्टी का। पश्चिम बंगाल गई, ममता बनर्जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। जब झारखंड पहुंची वहां सरकार गिर गई। बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार जी जो है एनडीए के साथ आ गए। इसी तरह से बाकी प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अकेले ऐलान कर दिया। क्या ये नहीं दिखाता कि कांग्रेस पार्टी आज असमर्थ है अपने पैरों पे खड़े होने में, और इसीलिए उसे बैसाखी चाहिए और भीख का कटोरा लेके वो भीख मांग रही है। ये बात अलग है कि उस कटोरे में छेद और भीख कोई डाल नहीं रहा। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय शुक्ला जी, आपसे समझूंगा, कांग्रेस में कंफ्यूजन है नेता, नीति और नियत तीनों को लेकर। ना कोई ऑल्टरनेट एजेंडा उन्होंने सामने रखा, बस जो बातें हो रही हैं उसमें आप कहीं रोड मैप कहीं दिखाई देता हो इंडिया अलायंस का या इंडिया गठबंधन का, वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई, एक चीज को आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी असल में यूपीए का जो कंसेप्ट था उसी पे ही आज भी केंद्रित है। इंडिया गठबंधन की एक कोशिश जो शुरुआत की थी वो नीतीश कुमार ने की थी। राहुल गांधी ने उसमें हामी भरी थी और निश्चित रूप से उसे सपोर्ट किया था। अब नीतीश कुमार ही जो उसको जोड़ने चले थे वो खुद चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस आएंगे, इससे मैं कहीं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन नीति और नियत की एक बात कही जाए तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपने जो 5 न्याय के सिद्धांतों के साथ में लड़ाई शुरू करी और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, वो निश्चित रूप से मायने रखते हैं और वो आज की जरूरत है। चाहे मणिपुर को जिस तरीके से तोड़ा गया, तो तोड़ने वाली उस समय सरकार कौन है जिस समय टुकड़े टुकड़े की स्थिति वहां की गई है? आज क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो वह स्थिति आज पैदा हो गई है। आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और कल प्रयागराज में युवाओं ने खुद इस बात को कह दिया। आज तमाम जातियों और धर्म के आधार पे जो लड़ाई की जा रही है और जिस तरीके से उसे इंसाफ देने की बात है वो राहुल गांधी कह रहे हैं। वो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं जिनका हक छीना जा रहा है। वो आज बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता की और सभी को जोड़ने की। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पूरा नीति और नियत सारी चीजें ठीक है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। जी ठीक है, तो सीधे धीरेन भाई के पास चलता हूं। धीरेन भाई, सरकार वाकई जवाब नहीं देना चाहती राहुल गांधी की बातों का? कहां से मैं स्टार्ट करूं? ये सभी लोगों को मैं सुन रहा था दीपक जी, ये किस रूप से एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम गठबंधन में बने हुए हैं। ये जरा मुझे समझा देने का प्रयास करवाइएगा इन प्रवक्ताओं से। एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। प्रयागराज में इन्होंने खुद, इनके नेता ने कहा है, जयराम रमेश ने, कि वैचारिक यात्रा पर है। पता नहीं कितनी कंफ्यूज है ये कांग्रेस पार्टी। वैचारिक यात्रा कर रहे हो और आपके विचार से आपके ही नेता और आपके गठबंधन के लोग सहमत नहीं है।
एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। वो तो बंगाल वाले जो ट्राम गाड़ी चलती थी उस तरह का है कि एक एक आदमी चलता है, गाड़ी उतरते जाता है, लास्ट में वो गाड़ी को भी बंद कर दिया जा रहा है और अब हेरिटेज बन के रह गई है। कांग्रेस इसी स्थिति में आ गई है। और राहुल जी बात क्या कर रहे हैं, एक लगातार आदरणीय मोदी जी पर टिप्पणी करना, वो तो पीएचडी कर रहे हैं। एक गरीब घर का लड़का को देश के लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि दूसरा नहीं तीसरा टर्म में 400 पार वो करने को तैयार बैठे हैं और ये इसी फिराक में लगे हुए हैं। जिनको राजनीति की एबीसी नहीं पता, आज वो ओबीसी की बात कर रहे हैं कि जन्म से मोदी जी ओबीसी नहीं है। अरे भैया तुम तो बता दो कि जन्म से तुम्हारी क्या जाति और धर्म रही है। ये बेतुकी बात करके देश के लोगों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे। अपनी कोई आपकी नीयत है नहीं, दोस्त आपके कोई है नहीं। आप गए बिहार में गाड़ी लेके, एक साथी मिला लेकिन वह भी आपके हाथ में स्टीयरिंग नहीं। जरा गौर करिएगा दीपक भाई, स्टीयरिंग ले लिया था तेजस्वी जी ने कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है बिहार में। तो औकात तो उनको सांकेतिक रूप से हर जगह दिया जा रहा है और स्टीयरिंग भी किसने पकड़ा, जो भ्रष्टाचार में जो पार्टी डूबा हुआ है। तो बड़ा क्लियर है, इसको समझने की जरूरत है और लोग समझ भी रहे हैं बिना बोले हुए। प्रियंका जी जवाब भी देना चाहती है। प्रियंका जी आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी देखिए, स्टीयरिंग तो तेजस्वी जी ने थाम लिया कि भाई बिहार में तो गाड़ी हम ही चलाएंगे। क्यों नहीं रहेगा? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम, सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हमारी, तो स्टीयरिंग व्हील तो हमारे पास होगी ही ना। जोड़ी पर ध्यान दीजिए। राहुल जी केंद्र में जोड़ी में बने हुए और यहाँ बिहार में तेजस्वी जी संभाले हुए, उसको एनालाइज कीजिए कि इंडिया का गठबंधन किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो रहा है। जब जिस तरह का नफरत का माहौल देश में भाजपा द्वारा फैलाया गया, जो भाजपा को तो खैर नाम बदल ले, सीसीसी कर ले, करप्ट कास्टिस्ट कम्युनल, इस पार्टी के खिलाफ में लड़ने के लिए एक प्रेम का संदेश जाना चाहिए और वो वहां पर से दिखा। बिहार से वो पिक्चर सबके आंखों के सामने आई ही। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरे देश में हैं सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन गए आप सबसे बड़ी पार्टी? ये 6,568 करोड़ प्लस जो पैसा आया कहां से आया है? ठेला वाला कोई ला करके दे रहा है आपको या कोई रिक्शा वाला बॉन्डिंग करवा रहा है आपके पास? कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस पूंजीपतियों से ये लोग पैसे ले रहे हैं, पॉलिसी भी उनके हिसाब से बनाई जाएगी। तो पूरी की पूरी भाजपा तो इन पूंजीपतियों के पॉकेट में है। तो ये देश का भला कर पाएंगे क्या? ये गरीब किसान मजदूर बेरोजगार की सोच पाएंगे? हमको एनालाइज कीजिए आप। 17 महीने में 5 लाख प्लस रोजगार दे दिए। ये है युवा की शक्ति, युवा की नीयत, युवा की नीति और ये है बदलाव जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। और देश में भी राजद जैसे ही लोग चाहिए जो मन में हौसला रखे और बदलाव। और अभी तो मुझे हंसी आ रही थी स्मृति ईरानी जी पर, क्या कह रही है? सहारे की बात, सहारे की जरूरत पड़ती है कांग्रेस को। अरे भाई, हमारे गठबंधन में 38 पार्टी नहीं है, आपके पास है 38 पार्टी गठबंधन में, उसको संभालिए आप लोग। हम लोग तो जितने लोग हैं, हम कम में ही इतना, और जो फिल्टर होके जा रहे हैं, हम तो इसको बहुत बेहतर मान रहे हैं। अशोक चौहान जैसे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं पार्टी से निकल करके, जाके वहां शामिल हो रहे। कौन लोग हैं? मोदी जी भी मांगा करते थे वोट जिस समय प्रियंका जी हो गया आपका टाइम, हो गया समय सीमा के तरह अशोक चौहान भी खा गए। नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया प्रियंका आपने। नीतीश कुमार भी तो चलेगा, उनका नाम भूल गई आप। अशोक चौहान का नाम ले रही है। नीतीश कुमार जी जब उधर गए हैं, उनको ब्लैकमेल करके बीजेपी लेकर के गई है। ईडी सीबीआई का जिसको खतरा है, जिसको डर महसूस हो रहा है, वो कहीं और जा रहा है। हमको ना ईडी से खतरा है ना सीबीआई से खतरा है। तब तो राहुल जी की जब यात्रा बिहार में एंटर करती है, उस समय आपने देखा सबसे पहले लालू जी पे कार्रवाई हुई। उस समय तेजस्वी जी को बिठाया गया। हम नहीं डर रहे हैं। धीरेन्द्र जी आप प्रियंका जी का जवाब देना।